हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं एमडी तफेज, आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के फिजिक्स अध्याय 1, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। ये हमारा पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हम पीछे वाले वीडियो में आपको बना चुके हैं, यानी पार्ट 1 पहले आपका अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। हम जो क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो एनसीईआरटी बेस पर जहाँ पे भी एग्ज़ाम होते हैं, जिस बोर्ड पे भी एग्ज़ाम होते हैं, उस बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेकर आए हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। ये सीरीज स्टार्ट की है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आपको जो भी जैसा भी महसूस होता है उसकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है फिर भी कमेंट्स में बताएं। यदि आपको किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता है तो फिर भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 यानी वीडियो नंबर क्या है, 2 है फिजिक्स का, ये पहला अध्याय का। तो देखिए ये हम क्या पढ़ रहे थे, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। हमने पीछे वाला वीडियो में आपको बता चुके कि प्रकाश है क्या और प्रकाश किसे कहते हैं, है ना। प्रकाश का वेग किन किन माध्यमों में क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके थे। तो चलिए आज समझते हैं। आज का वीडियो में हम मुख्यतः समझेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में? तो दर्पण के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं दर्पण के बारे में। देखिए क्या है कि दर्पण, जिसको इंग्लिश में मिरर कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, वह चिकनी सतह जिसमें प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है उसे दर्पण कहते हैं। उसे यानी क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। जिसमें प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है वो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है ना। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, जिसको प्लेन मिरर कहा जाता है ना। दूसरा गोलीय दर्पण, दीर्घिकार होगा, है ना। ये क्या होगा? दीर्घिकार। गोलीय दर्पण, जिसको क्या कहा जाता है? स्फेरिकल जिसको बोलते हैं। और तीसरा है परवलिक यानी पाराबोलिक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाराबोलिक दर्पण। इसको परवलिक बोला जाता है और इंग्लिश में उसको पाराबोलिक दर्पण कहते हैं। यानी दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए समझते हैं तीनों प्रकार का क्या क्या है ना। कभी कभी दिमाग में ये आता है कि दर्पण जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। लेकिन नहीं, दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक समतल होता है, गोलीय होता है, एक पाराबोलिक होता है, जिसको यहाँ हिंदी में परवलयिक कहा जाता है, इंग्लिश में पाराबोलिक कहा जाता है। तो समझते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है। यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होती है? समतल होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया गया है, ये वाला भाग जो है कलरफुल जो है वो रंजित किया गया है और इसका जो परावर्तक सतह है ये हमारा क्या है? समतल है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? गोलीय दर्पण। क्या होगा? गोलीय, यहाँ पे दीर्घिकार होगा, है ना। गोलीय दर्पण, जिसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। किसको कहते हैं समझते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो ये हमारा क्या हो गया? गोलीय दर्पण। क्या हो गया? गोलीय दर्पण। और तीसरा है परवलिक दर्पण, जिसको पाराबोलिक दर्पण कहते हैं, यानी पाराबोलिक मिरर कहते हैं। चलिए समझते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है, ठीक है, उससे पाराबोलिक दर्पण या परवलिक दर्पण कहते हैं। ये वाला फिगर गलत है, बल्कि इसका फिगर ये क्या है? ये वाला ठीक है ना। ये इसका फिगर ठीक है, ये वाला, है ना। ये देखिए पूर्णतः गोल नहीं है। ये क्या है? पूर्णतः गोल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? पाराबोलिक मिरर हो गया। क्या हो गया? पाराबोलिक मिरर। ठीक, ये क्या हो गया? पाराबोलिक मिरर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? उसको मतलब सूचित कर सकते हैं। यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या? समतल, दूसरा गोलीय, तीसरा पराबोलिक या परवलिक दर्पण कहते हैं, है ना। तो चलिए हम समझते हैं दर्पण में जो मुख्य मुख्य चीज आते हैं, पहले उसको समझते हैं। उसके बाद हम गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे, जो सबसे फेमस क्वेश्चन है ना। तो देखिए दर्पण में एक चीज होता है, क्या होता है? फोकस होता है। तो चलते हैं हम फोकस किसको कहते हैं उसको समझते हैं, है ना।
हमने क्या कहा कि इस अध्याय का जो मेन यानी मुख्य जो क्वेश्चन है हम उन्हीं को क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए फोकस किसे कहते हैं समझते हैं। किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है उसे उस दर्पण का फोकस कहा जाता है। उसे उस बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, जिसे यानी इसे एफ से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, एफ से। और अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है, वास्तविक। और जबकि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। यहाँ पे देखिए, ये देखिए प्रकाश की किरण की दर्पण से टकराया और मुख्य अक्ष के समांतर था और ये टकरा के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटा वही हमारा क्या हुआ, फोकस। यानी ये वाला बिंदु जो है इसे ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब आता है इसके बाद क्या होता है, फोकस दूरी। देखिए अब फोकस दूरी किसको कहते हैं उसको भी समझते हैं, है ना। फोकस दूरी भी क्या होता है उसको भी समझते हैं। तो ये रहा, देखिए किसी दर्पण की फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको फोकस में बताया, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये देखिए ये हमारा F है और यहाँ पे P है। ये वाला जो दूरी है इसे ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये वाला जो दूरी है इसे ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और इसको हमको क्या, F से सूचित किया जाता है, वो भी किससे, छोटी f से। हम इस तरह से f दे सकते हैं या फिर छोटी f इस तरह से दे सकते हैं। यानी यहाँ से F तथा P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, है ना। जिसको छोटी f से सूचित किया जाता है। यहाँ पे छोटी f भी लिख सकते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है, छोटी f से। बोलता है इसे फोकसांतर भी कहा जाता है। इसे फोकस दूरी को क्या कहते हैं, फोकसांतर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकसांतर भी कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि गोलीय दर्पण, ज्यादातर लोग याद रखते हैं गोलीय दर्पण, है ना, कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल, दूसरा क्या होता है, उत्तल। तो चलिए समझते हैं गोलीय दर्पण क्या है ना। क्या समझते हैं, गोलीय दर्पण क्या है। हमने जैसे अभी भी बताया। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये समझते हैं, सॉरी, है ना। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। यानी अवतल दर्पण को कॉनकेव और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, है ना। तो चलिए समझते हैं अवतल दर्पण किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं अवतल दर्पण किसको कहते हैं, है ना। अवतल दर्पण किसको कहते हैं, यहाँ पे देखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसी रहती है। यहाँ देखिए थोड़ा सा परावर्तक सतह जो है, ये वाला परावर्तक सतह है ना, ये धसा हुआ है। क्या है, धसा हुआ, बाहर वाला भाग रचित किया हुआ है ना। अर्थात बाहरी सतह रचित किया हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये हो गया क्या, हमारा अवतल दर्पण। ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है इसे ध्रुव कहते हैं, जिसको P से सूचित करते हैं। उसको भी हम क्या करेंगे, जानेंगे कुछ देर के बाद, है ना। अब दूसरा है उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। देखिए क्या कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी रहती है। देखिए ये हमारा परावर्तक सतह ये उभरा हुआ है, मतलब ये बाहर ही क्या बढ़ते जाता है। और ये जो है डॉट डॉट में होगा, ये क्या होगा, डॉट डॉट में होगा। यानी इसका फोकस दूरी जो है काल्पनिक होता है। क्या होता है, इसका फोकस दूरी क्या होता है, काल्पनिक होता है। बोलता है क्या, देखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी रहती है अर्थात भीतरी सतह रचित किया हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी इसका भीतरी भाग जो है रचित किया हुआ होता है। क्या होता है, भीतरी वाला भाग रचित किया हुआ होता है। अब देखते हैं अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, जो सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। तो आप इसको क्या कीजिए, रट लीजिए, है ना, और अच्छा से इसको लिख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा। ठीक, कम से कम 2 नंबर का तो जरूर आता है। अगर 2 नंबर का सवाल पूछे तो आप कम से कम 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक तरफ लिखेंगे अवतल दर्पण, एक तरफ लिखेंगे उत्तल दर्पण। तो चलिए देखते हैं क्या, इसका परावर्तक सतह धसी रहती है और इसका परावर्तक सतह उभरी रहती है, जैसा अभी आपने बताया। इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस काल्पनिक होता है। इसका मतलब किसका, अवतल का वास्तविक होता है और उत्तल का क्या होता है, काल्पनिक होता है। यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है।
और ये केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ये किसका करता है? सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर होता है, और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है। यानी इसके द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार का क्या बनेगा? छोटा बनेगा। उससे क्या बनेगा? छोटा बनेगा। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं और इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं और इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सवाल है। इसको आप क्या कीजिए, VVI इस पे मार दीजिए, है ना। VVI का मतलब ये हुआ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल जो है आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं दर्पण में उपस्थित कुछ जो चीज है ना, जिससे दर्शाया जाता है उसके बारे में समझते हैं। जैसे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जो दर्पण में दर्शाया हुआ होता है। तो समझते हैं। देखिए गोलीय दर्पण, सॉरी यहाँ पे हर जगह जो है ना मिस्टेक करके किया हुआ है ना। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के जो केंद्र होता है उसे ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसे सी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? सी से। इसे सी से सूचित किया। जैसे ये वाला देखिए, ये हमारा क्या होता है? कोई खोखला गोला है ना, इस तरह से डॉट 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 होगा, है ना। ये खोखला गोला है, इसका जो वक्रता केंद्र है इसे ही क्या कहते हैं? सी से सूचित करते हैं। हालांकि ये दूरी के अनुसार ज़्यादा हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पे समझिए थोड़ा लंबा करके दिए हैं। यही हमारा क्या हो गया? वक्रता केंद्र। अब समझते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए गोलीय दर्पण, ठीक, गोलीय दर्पण यहाँ यह होगा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होता है उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे बड़ी आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? बड़ी आर से सूचित किया जाता है। तो जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला देखिए, ये हमारा क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। इसको हम बड़ी आर से सूचित करते हैं। किससे? बड़ी आर से सूचित करते हैं। उसके बाद समझते हैं क्या? ध्रुव। क्या समझते हैं? ध्रुव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि ध्रुव को किससे सूचित करते हैं, है ना। तो देखिए समझते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये देखिए गोलीय दर्पण है, ये वाला मध्य बिंदु है, यही ना मध्य बिंदु है, इसे ही क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसको पी से सूचित करता है। पी से सूचित क्यों करते हैं? क्योंकि ध्रुव को पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है, इसीलिए इसे पी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? पी से। अब समझते हैं मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यानी समझते हैं मुख्य अक्ष क्या है या किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। यहाँ हमने क्या कहा? दर्पण के ध्रुव। तो यहाँ पे देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र है और दर्पण के ध्रुव ये वाला है, दोनों को मिलाने वाली रेखा है, उसे ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब समझते हैं दर्पण के द्वारक। क्या समझते हैं? दर्पण के द्वारक। देखिए दर्पण का द्वारक किसको कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो दर्पण का जो चौड़ाई है ये वाला देखिए, ये हम चौड़ाई दर्शाए नहीं, ये जो चौड़ाई है या फिर यहाँ से ले सकते हैं, है ना, ये वाला जो चौड़ाई है इसे ही क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्वारक कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो समझते हैं, ये देखिए जो दर्पण में उपस्थित जो जो शब्द दिया हुआ था मैं उसको क्या कर दिया? डिनोटेट कर दिया। अब समझते हैं अवतल दर्पण के कुछ उपयोग के बारे में, है ना, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप खास करके बिहार बोर्ड का देखिएगा तो क्वेश्चन बैंक पे आपको देखने मिल जाएगा कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। कौन सा क्वेश्चन? देखिए यहाँ पे कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों? हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों? यहाँ पे देखिए ये वाला किया जाता होगा, है ना, किया जाता है क्यों? तो हम समझते हैं अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि वे चेहरे का सीधा, बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि वो जो है चेहरे का क्या करता है? सीधा, बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जिससे
जिससे क्या होता है, हजामत बनाने में क्या होती है, आसानी होती है। क्या होती है, हजामत बनाने में उसको आसानी होती है ना। मान के लिए अगर चेहरा को अब आप देखिएगा, दाढ़ी बनाइएगा अपने से और बार बार अगर मान के लिए आपका स्पष्ट दिखेगा तो क्या होगा, आपको दाढ़ी बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। यानी उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि ताकि हजामत बनाने में उसे क्या हो, आसानी हो। क्या हो, आसानी हो। तो चलिए देखते हैं अवतल दर्पण का जो खास उपयोग है। पहला था हजामती दर्पण के उपयोग करता है, मतलब हजामती के रूप में उसका उपयोग किया। दूसरा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सोलर कुकर के में। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, क्यों। यहाँ कभी कभी बड़े बड़े को छोड़ देता है, बल्कि ये बोलता है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, क्यों। तो चलिए समझते हैं। देखिए बड़े बड़े, अगर बड़ा बड़ा दिया हुआ तो बड़े बड़े देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे। ठीक, समझ गए। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें को और उन किरणों के साथ आने वाली ऊष्मीय किरण को फोकस पर अभिसारित कर देता है। यानी उसका जो फोकस है उस पर अभिसारित कर देते हैं। फलस्वरूप ताप बढ़ जाता है और खाना पकाने में सुविधा हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसका ताप बढ़ जाता है और खाना पकाने में क्या होती है, सुविधा होती है। क्या हो जाती है, सुविधा होती है। अब समझते हैं। देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देखिए समझते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए क्योंकि क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि वह वस्तु का सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है ना। यहाँ पे इसलिए नहीं होगा, है ना, ये वाला यहाँ कट जाएगा। देखिए क्योंकि वह वस्तु का सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है और यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। अगर मान के लिए साइड मतलब क्या, आप देखे होंगे ये वाला चीज़ नहीं होगा, है ना, ये चीज़ नहीं होगा। आप देखे होंगे क्या होगा कि जो वाहन चलता है उसका बगल में कुछ आईना का प्रयोग किया जाता है। वो छोटा सा रहता है लेकिन वो क्या करता है, बहुत बड़ा दिखता है। अगर पीछे से कोई भी गाड़ी आए, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ आए तो उसको ड्राइवर को बिना पीछे मुड़े हुए आगे देखते हुए पीछे को दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि वो जो है छोटा है लेकिन क्या करता है, विस्तृत दृष्टि बनाता है ना। अब समझते हैं। देखिए इसके बगैर आपका जो फॉर्मूला है, यानी क्या बोलते हैं, उसका जो दर्पण वाला सूत्र है या उसमें जो आंकिक प्रश्न होता है, इसके बगैर अगर ये आप चिन्ह परिपाटी नहीं समझते हैं तो आपका एक भी सवाल नहीं बनेगा। इसीलिए ये बहुत क्या खास है, तो गौर से समझिए। तो समझते हैं क्या कि चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हर जगह पे मिस्टेक हो गया है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है ना, कभी दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पे पीछे, यहाँ पे हो जाएगा बनता है। कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे यहाँ पे देखिए कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर आप लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर एक बार हम दोहरा देते हैं कि गोलीय दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। देखिए जिसे चिन्ह परिपाटी, एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे यहाँ पे होगा एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी भी कहा जाता है। यानी यहाँ पे कुछ छुटा हुआ है ना, तो वो आप पूरा कर लीजिएगा ना। तो जैसे मैंने आपको कहा, इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी। ये वाला देखिए, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे जो है ना, ये वाला छूट गया। यहाँ पे हो जाएगा आवश्यकता होती
है जिसे चिन्ह परिपाटी, है ना, क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। इसे निर्देशांक परिपाटी भी कहा जाता है ना, ये निर्देशांक परिपाटी भी कहा जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वहाँ पे लिखने में, है ना। तो चलिए इसका नियम जो है वो समझते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, यहाँ पे नियम जो है नियम हो गया है। ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है और मूल बिंदु की दाईं ओर सभी दूरियां धनात्मक होती है। जो मूल बिंदु है उसके जो दाईं ओर है, जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से, अगर यहाँ पे है मूल बिंदु का जो दाईं ओर है वो क्या है, वो धनात्मक होता है। इधर दायां हुआ, है ना, और इधर क्या हो गया, बायां। उसके बाद क्या है, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु जो है सदैव, यहाँ सदैव होगा, सदैव दर्पण के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब क्या, इधर। वस्तु जो है सदैव दर्पण के क्या होता है, बाईं ओर रखा जाता है। देखिए गौर से, अगर ये हमारा क्या है, इस तरह से देखिए, आप चिन्ह इस तरह से देखे होंगे, ये वाला, ये अगर ध्रुव है, यहाँ पे हमारा क्या बनता है, अगर दर्पण बनता है इस तरह से, तो वस्तु हमेशा बाईं ओर, मतलब इधर ही वस्तु रहता है, ठीक, ये वस्तु इधर ही रहता है ना। बस बोल रहा है क्या, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक होती है। यानी मुख्य अक्ष के जो ऊपर होता है सभी दूरियां, वो क्या होता है, धनात्मक होता है। वो क्या होता है, धनात्मक। ये वाला जो है आपका, देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है, क्या है, ये मुख्य अक्ष है। ये वाला क्या है, मुख्य अक्ष है। इसके जो ऊपर वाली दूरियां होती है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक, मतलब पॉजिटिव, ठीक। मुख्य अक्ष के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के जो नीचे सभी दूरियां होती है, ये वाला नीचे, वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब क्या होता है, माइनस में होता है। क्या होता है, माइनस में होता है। ये चिन्ह परिपाटी अगर आप अच्छा से याद नहीं करते हैं तो आपका जो न्यूमेरिकल है यानी आंकिक प्रश्न वो नहीं बनेगा, है ना। या फिर सूत्र जो आप प्रूव कीजिएगा, हम आगे वाला वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से सूत्र, जो दर्पण का सूत्र होता है वो प्रूव होता है ना, उसको बताएंगे। तो अगर आपको चिन्ह परिपाटी याद नहीं है तो फिर वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा। अब समझते हैं आवर्धन। क्या समझते हैं, आवर्धन। यहाँ पे क्या समझते हैं, आवर्धन, जिसको मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो समझते हैं क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, यहाँ पे के होगा, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, यानी m बराबर h डैश बट्टे h। h डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, h मतलब वस्तु की ऊंचाई, यानी m बराबर माइनस v बाई u होता है। दर्पण का सूत्र, अगर दर्पण के सूत्र के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1 बाई क्या होता है u, r बराबर क्या होता है 2f, r बराबर क्या होता है 2f, है ना। यानी f बराबर r बाई क्या होता है 2। ये होता है क्या, दर्पण का सूत्र। आपको यहीं तक याद रखना है। दर्पण का सूत्र हम आगे प्रूव करके आपको बताएंगे। क्या करेंगे, आगे प्रूव करके बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जो है त्रिज्या जो है ना, फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है। क्या होता है, 2 गुना होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए समझते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से, जो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। बोल रहा है क्या कि बिना स्पर्श किए समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान किस प्रकार करेंगे। तो चलिए, दर्पण के सामने एक वस्तु रखने पर अगर इसका पहचान करना है बिना स्पर्श किए, तो हम क्या करेंगे, दर्पण के सामने एक वस्तु रखेंगे। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह समतल होगा। वो क्या हो जाएगा, समतल दर्पण है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है तो वह उत्तल होता है। क्या हो जाएगा, उत्तल। वो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो तो वह अवतल दर्पण है। वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये तो हमने क्या कहा, बिना स्पर्श किए हुए। अब समझते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्श किए हुए देख समझते हैं कि किसको कहते हैं, है ना। अगर हम किसी भी दर्पण को स्पर्श करेंगे तो कैसे पता करेंगे ये उत्तल है, अवतल है या फिर समतल है। तो समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, स्पर्श करके समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान किस प्रकार करेंगे। समझते हैं, यदि दर्पण के परावर्तक सतह समतल होती है तो वह समतल दर्पण होगा। यदि दर्पण के परावर्तक सतह धंसी रहती है तो अवतल दर्पण है। यदि दर्पण का परावर्तक सतह उभरी रहती है
तो उस क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण है, वो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है, ध्यान से देखिए, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताओं को बोलिए। यानी समतल दर्पण किस प्रकार बोलेंगे, कौन कौन सा गुण होगा तब वह समतल दर्पण होगा, है ना। तो समझते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। प्रतिबिंब समतल दर्पण में उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने होता है। यानी ये उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण के सामने होता है। यह पार्श्व परिवर्तन दर्शाता है। ये क्या करता है, पार्श्व परिवर्तन दर्शाता है। क्या करता है, पार्श्व परिवर्तन दर्शाता है। अब समझते हैं विपरिवर्तन से आप क्या समझते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है विपरिवर्तन। देखिए समझते हैं, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष पर परितः 180 डिग्री का कोण पर घूम जाता है, जिससे उसके कारण उस वस्तु का ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है, विपरिवर्तन कहलाता है। जैसा यहाँ पे देखिए, ये वाला भाग जो है, जैसे यहाँ पे P है, इसका अगर मान के चलो क्या हो गया, 180 डिग्री घुमा तो P हमारा क्या हो गया, P वाला ये वाला पर्सन नीचे हो गया और ये डंडा वाला पर्सन क्या हो गया, ऊंचा। मतलब ऊपर और नीचे क्या हो जाता है, ये पलट जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहेगा, विपरिवर्तन कहलाएगा। तो चलिए समझते हैं, इसका पार्श्व विपरिवर्तन भी होता है। तो समझते हैं उसको भी पार्श्व विपरिवर्तन। क्या समझते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री का कोण पर घूम जाता है। फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग बायां भाग में एवं बायां भाग दायां भाग में दिखता है, पार्श्व विपरिवर्तन कहलाता है। वहां पे ऊपर नीचे था, यहाँ पे क्या है, दायां बायां। यानी देखिए ये वाला जैसे P है, इसको बीचों बीच इधर हुआ, जो इधर वाला पर्सन था वो इधर हो गया, जो इधर वाला पर्सन था उधर। मतलब दाएं के जगह बाएं और बाएं के जगह दाएं। तो ऐसा सिचुएशन जब होगा तब हमारा क्या होगा, पार्श्व विपरिवर्तन कहलाएगा, है ना। यानी क्या हो जाएगा, दाएं और बाएं में मुड़ेगा तो क्या होगा, पार्श्व विपरिवर्तन। अगर ऊपर और नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, विपरिवर्तन। क्या हो जाएगा, विपरिवर्तन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है ना, ये दूसरा सीरीज है। तो यहाँ पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।